हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे सामने आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए। सेशन में चूंकि इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है शिवसेना पार्टी के लिए, शिवसेना का अपने ही एक गुट से अलग होकर चुनाव चिन्ह और पार्टी की विरासत पर अधिकार का मामला। ये कहानी बड़ी ही ट्विस्ट के साथ में है, बहुत सारा इतिहास है, आज का वर्तमान है और भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए इस सेशन को सिलसिलेवार तरीके से आज आप जानेंगे, लेकिन पहले वर्तमान में क्या सुर्खी है ये जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस शिंदे फैक्शन एज रियल शिवसेना, अलॉट्स नेम एंड सिंबल। यानी इलेक्शन कमीशन ने शिंदे को रिकॉग्नाइज किया है, किस मामले में? रियल शिवसेना के रूप में। इसको थोड़ा सा आप समझ लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला ना एक तर्क यहां पर दे दिया जाए। जो लोग पुरानी कहानी जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते उन्हें मैं हल्का सा ज्ञान दे देता हूं। वर्तमान में महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो सीएम हैं। मैं इसको पहले हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर आपको तथ्यात्मक तरीके से डेट वाइज डेट बताता चलूंगा। थोड़ा सा पहले ब्रीफिंग ले लेते हैं। ब्रीफिंग ये है, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी इस समय सरकार में है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, साथ में उनका समर्थन दे रही है बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। 2019 में जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उन विधानसभा के चुनावों में उद्धव ठाकरे शिवसेना के उस समय अपने द्वारा लीडर हुआ करते थे और उन्होंने अपने द्वारा एक संगठन बना करके, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस सब शामिल थे, और सरकार का निर्माण किया था। ये क्रम चलता रहा। फिर 2022 के अंदर शिवसेना से लगभग 35 से अधिक लोग निकल करके अपना एक अलग संगठन बना लिए और बीजेपी से आ मिले। शिवसेना के से टूट करके दूसरी पार्टी में आने की जो प्रक्रिया थी, क्या यह प्रक्रिया संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची के अनुसार है अथवा नहीं? या फिर दूसरा सवाल कि संविधान के अनुसार अगर अनुमत है तो उस हिस्से को मान्यता कौन देगा? बहुत सारी संवैधानिकताएं इस पूरी घटना में जुड़ी हुई हैं। यानी आज के सेशन में जो आप चर्चा करने जा रहे हैं, भारत के निर्वाचन पद्धति, भारत की सुप्रीम कोर्ट और आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे गुजारिश है कि इस सेशन को सुनने से पूर्व इसकी थोड़ी अहमियत जान लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेशन है ये बिलोंग करता है, यदि आप यूपीएससी के छात्र हैं तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से, जहां पे गवर्नेंस अपने आप में एक सिलेबस का हिस्सा है। यदि आप स्टेट पीसीएस के छात्र हैं तो भी ये मायने रखता है, एसएससी के छात्र हैं तो भी ये मायने रखता है। देखिए, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूं इसी घटना से जुड़े हुए, जो आज के सेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसा आपने देखा, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस, इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, मान लीजिएगा, ताकि आप इस बात को बहुत मायने के साथ समझ पाएं, कैसे करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। इधर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहचान दी, किसको दी? शिंदे ग्रुप को दी। शिंदे ग्रुप कहां से निकला था? शिवसेना से निकला था। क्या पहचान दी? कि शिंदे ग्रुप के पास ही शिवसेना रहेगी, यानी अब शिवसेना हुई शिंदे ग्रुप की, एकनाथ शिंदे की। और जो चुनाव चिन्ह था, क्या चुनाव चिन्ह था? धनुष और तीर का निशान, बो एंड एरो, वो भी अब एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। यानी एक प्रकार से पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों किसे मिल गए? एकनाथ शिंदे को। किसने परमिशन दी? इलेक्शन कमीशन ने। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आया हुआ, जरा आप पढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। उम्मीद है कि आप में से अधिकांश साथी जानते होंगे कि नहीं, ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा वो जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर बॉडी होती है, आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 2, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि देश के गृह मंत्री डिसाइड करते हैं इलेक्शन का शेड्यूल
फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन, है ना, ये डिसाइड करते हैं कि चुनाव जो है वो किस प्रकार की पद्धति से होंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तो निश्चित ही आपको ये पता होगा कि ये गृह मंत्रालय के काम नहीं है, गृह मंत्रालय के गृह मंत्री तो खुद चुनाव में जाते हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। नंबर तीसरा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब ये पॉइंट जरा पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजॉल्व करता है यानी कि सुलझाता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर टू रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आज की न्यूज की हेडलाइन भी आप समझ गए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है शिंदे ग्रुप को, किसके लिए? पार्टी के लिए। थर्ड पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है और इस प्रीलिम्स के सवाल में ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा है कि सवाल पहले बना दिया गया था और घटना जो है वो बाद में सिद्ध हो गई। आ गई बात समझ में? आज की न्यूज पर एज इट इज बैठा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया। अब दूसरी बात मैं यहां पर बता रहा हूं, एक विद्यार्थी की तरफ से डिमांड थी कि सर जो आपका अपने एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, यहां जो 1 तारीख से कोर्स आ रहा है वो बाईलैंग्वेज होगा कि एक ही भाषा में होगा, अंग्रेजी में होगा? वो बाईलैंग्वेज होगा भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गूगल से ढूंढना आसान होता है, इसलिए आपको यहां पर ढूंढकर इंग्लिश में दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट पीसीएस में भी ये सवाल देख लीजिए। देखिए ये चैनल जो चल रहा है ना अपना, ये वाला, ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए गुजारिश है कि कृपया करके जो भी बात नई सीखें उसे आप नोट्स में बनाते चलें। पहला पॉइंट सीख लिया, आप पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा, बीपीएससी के अंदर ये पेपर पूछा गया है, जर्नल स्टडीज 2012 के अंदर क्या था? विच इज द इलेक्शन सिंबल, सॉरी विसल, माफी चाहेंगे, विसल यानी जो सीटी होती है ना, वो इज द इलेक्शन सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इलेक्शन सिंबल याद कराऊं, मेरा उद्देश्य आपको ये है कि अगर कोई चीज चर्चा में है, जैसे इस समय पर चर्चा में शिवसेना है, इनका इलेक्शन सिंबल क्या है? संभव है कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, यानी तीर कमान जो है, यानी कि बो एंड एरो जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप रियलाइज कर लें, बाकी उद्देश्य आपको यही बताना था, ठीक है। तो आज की खबर को आप अपने महत्व से कैसे रिलेट करेंगे ये तो आपको पता चली गया होगा। इंडियन पॉलिटी से ये कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी जान लीजिए। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये भारत के संविधान के अंदर 15वें भाग के अंदर आर्टिकल 324 से लेकर 329 में वर्णित है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, भारत में वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के अंदर राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अनूप चंद्र पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर है और अरुण गोयल जो है वो भी इलेक्शन कमिश्नर है, यानी कि 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण से आप 25 तारीख को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इतना तक ये बेसिक जानकारी है जो आपको तथ्यात्मक रूप से होनी चाहिए। आज चर्चा किन किन के बीच में हो रही है? आप हैं एकनाथ शिंदे और आप हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि असल में शिवसेना के जो संस्थापक थे वो बाला साहेब ठाकरे ही थे, ठीक है। अब इन दोनों को, आप दोनों को यहां देख सकते हैं, यहां पर शिवसेना और बीच में तीर कमान। असल मायने में इन दोनों के बीच ही इस बात को लेकर के सारा मसला फैला हुआ था, क्योंकि शिवसेना से एकनाथ शिंदे अपने साथ नेताओं को लेकर अलग हो गए थे। इस वजह से बड़ी मात्रा में सवाल यह था कि शिवसेना किसकी होगी। आज का परिणाम यह है कि शिवसेना और ये जो तीर का निशान जो आप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है ये एकनाथ शिंदे का हो गया है, यानी कि पार्टी भी एकनाथ शिंदे की और तीर कमान भी एकनाथ शिंदे के। बड़ा सवाल और बड़ी अचरज की बात यह है कि जिन उद्धव साहब ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, इनके पिताजी ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी से ये खुद ही बाहर हो गए हैं। आपका सवाल यहां पर इस लाइन पर यह बन सकता है कि पार्टी क्या बपौती होती है क्या, यानी कि विरासत में मिलती है क्या, कि पिताजी ने बनाई थी तो मैं ही इस पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा। यह देश के लोकतंत्र की खूबी है जो आज के सेशन में दिख रही है कि जिनके पास में पॉलिटिकल रूप से एक विरासत थी कि इनके पिताजी ने शिवसेना बनाई थी और उसी को ये अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अब वो इनसे ही अलग हो गई है। ये किसी लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। हालांकि जिससे दूर चीजें जाएंगी उसे हमेशा यह बुरा लगेगा, जिसके पास में आएंगी वो लोकतंत्र का समर्थक बन जाएगा। इस स्थिति में ये लोकतंत्र को खत्म होता हुआ बताएंगे, यानी तानाशाही बताएंगे, और ये लोकतंत्र की जीत बताएंगे। कौन सा किस तरफ रहेगा ये जनता बताएगी। इसीलिए
चुनाव का इंतजार दोनों करेंगे, और जब चुनाव का इंतजार होता है तो स्वतः ही लोकतंत्र का इंतजार होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को यह काम कर दिया। अब यहां पर एक चीज जरूर है जो आपको ध्यान रखनी होगी, और वो क्या है कि यहां पर एक जो तर्क दिया गया है कि शिंदे की शिवसेना तो हो गई, जिसकी स्थापना कभी बाला साहेब ठाकरे ने की थी, उस स्थापना से क्या लेना देना है आज की सरकार का, थोड़ा सा वो जान लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं। 288 सीटों का अर्थ यह हुआ कि यहां पर कुल मिलाकर 288 विधायक हैं। 144 से अधिक जिसके भी पक्ष में होंगे उसकी सरकार बन जाएगी। यानी सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। वर्तमान में जिसकी सरकार है वो एनडीए है। एनडीए जिसमें बीजेपी बहुमत में है। 162 सीटें समर्थन के साथ में है। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो सीएम है वो शिवसेना के शिंदे ग्रुप का है। शिंदे, एकनाथ शिंदे, जिनकी आज आप चर्चा सुन रहे हैं, एकनाथ शिंदे। इनके पास विधायकों की संख्या 40 है। साथियों, इस 40 नंबर को आप इधर देखें और यहां पर 17 नंबर देखें। उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे की ग्रुप, यानी कि एक तरह से 40 प्लस 17, कुल मिलाकर 57 जो विधायक थे, ये 57 विधायक असल मायने में शिवसेना के थे। शिवसेना जो कि शुरुआती तौर पर जब 2019 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, उस समय शिवसेना अपने 57 सांसद विधायकों के साथ एनसीपी, आईएनसी और इन तमाम पार्टियों के साथ मिलकर के, क्योंकि आप अगर 119 में 40 और जोड़ दें जो कि एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तो स्वाभाविक रूप से यह नंबर 159 निकल आता है और सरकार उनकी बन जाती है। यानी शिवसेना से 57 में से 40 सांसद विधायकों ने अलग होकर के 2019 में बनी हुई सरकार को तोड़ दिया था। यानी 2019 में जब सरकार बनी थी तो उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, क्योंकि चुनाव के परिणाम 2019 के थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती गई। 2022 तक आते आते 2019 में बनी हुई सरकार के अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसमें से 40 विधायक अलग हो गए। किसके नेतृत्व में अलग हुए? तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हुए। अलग होकर क्या किया? उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, या यूं कहिए बीजेपी की समर्थन से खुद की सरकार बना ली। सरकार बनी और उस सरकार में एकनाथ शिंदे को सीएम का पद मिला। अब दिमाग में सबसे पहला प्रश्न, यदि आप इंडियन पॉलिटी के पूर्व विद्यार्थी हैं तो आपको यह सवाल बनता है, क्या यह संभव है? क्या यह अलाउड है? संभव तो हटाइए, क्या यह अलाउड है कि 57 में से 40 विधायक अलग हो जाएं? बहुत सही सवाल। क्या ऐसा कोई भारत का कानून है जो इस घटना को रोक सकता है? बिल्कुल सही सोचते हैं आप। मेरे प्यारे साथियों, देश के संविधान में अनुसूची नंबर 10 यानी कि शेड्यूल 10, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम, कि आप एक दल से टूटकर दूसरे दल में नहीं जाएंगे, दैट इज नॉन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी पार्टी से 2/3 सदस्य अगर निकलकर अलग चले जाएं, 2/3 यानी 2/3, आप यहां पर नंबर निकाल लें, 3 एकम 3 और 3 27, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सही है, 3 27, ठीक है ना। अच्छा, तो 19 दूना 38, 38 विधायक अगर किसी भी तरफ चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो 2/3 का स्प्लिट, वैलिड स्प्लिट माना जाएगा। तभी तो 57 में से 40 सांसद विधायक एक साथ अलग हो गए, और ऐसी स्थिति में शिवसेना से 2/3 विधायकों के चले जाने पर उस 2/3 वाले धड़े को भी मान्यता मिल गई। ये मान्यता देता कौन है? स्पीकर देता है। स्पीकर पहले सरकार में इस पक्ष का था। इसका मतलब स्पीकर इन लोगों को जाकर के 2/3 के आधार पर बने हुए गुट को मान्यता दे, ये जरूरी नहीं था। हुआ भी यही। स्पीकर ने जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनमें से कुछ आधे विधायकों की विधायिका जो है वो रद्द कर दी, उन्हें सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि आपने पार्टी के संविधान से हटकर कार्य किया है। ऐसी स्थिति में
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वो आज भी लंबित है। अगेन देखिए, ये मामला इंडियन पॉलिटी का है। आप इसे थोड़ा सा अगर डिटेल में समझेंगे तो पूरी इंडियन पॉलिटी के बहुत से तथ्य क्लियर हो जाएंगे। 57 लोगों में से 40 लोग अलग चले गए। वास्तविकता में शुरुआत में 35 लोग गए थे, 35 लोग गए थे, जाने 38 चाहिए थे। 40 विधायक अगर जाते तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता कि सारी चीजें, 38 से अधिक विधायक जाते तो सही होता। शुरुआत में जब 35 गए तो जो स्पीकर होता है विधानसभा का, उसने, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो सारी पावर दी गई हैं वो स्पीकर को दी गई हैं। स्पीकर यह तय कर सकता है कि कौन सा स्प्लिट सही है, कौन सा मर्जर सही है, किस विधायक की या किस सांसद की मान्यता रद्द की जाए। ये सारा जो पावर है वो स्पीकर के पास है। स्पीकर में से जब यह कार्य हुआ तो स्पीकर ने एकनाथ शिंदे ग्रुप के आधे से अधिक विधायकों की विधायिका निलंबित कर दी थी। वो मामला अभी भी केस में लंबित है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसी मामले से जुड़ करके आज का मामला निकलेगा। थोड़ा वेट करिएगा, दिमाग में बस ये बिठा कर रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बनता है, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में शिवसेना के अंदर जो 2 धड़े हुए थे उनमें से एकनाथ शिंदे को शिवसेना भी दे दी और तीर कमान भी दे दिया। क्या इसके पीछे कहीं कोई संविधान है? आंसर है जी हां। संविधान कहां है? तो इधर देखिए, यह तथ्यात्मक जानकारी आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। क्या भारत के अंदर यह वाला एक्ट, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये जरा पॉइंट याद रख लीजिएगा। सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 भारत के इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसी ऑर्डर के आधार पर शिवसेना को, यानी वर्तमान की जो एकनाथ शिंदे वाले गुट है, उसको बो एंड ऑर्डर, बो एंड एरो, जो तीर कमान वाला जो साइन है, वो उन्हें दिया गया है। अगेन दोबारा सुन लीजिए, एकनाथ शिंदे का जो गुट अलग हुआ था, उन्हें क्यों दिया गया यह सिंबल? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को यह पावर है। क्या पावर है? कि वो पूरा मामला एनालाइज करके जब 2 पार्टियां स्प्लिट हों तो उस पार्टी का असली हकदार कौन हो, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और उस इलेक्शन कमीशन ने जो अभी सिंबल दिया वो दूसरे भाग को क्यों दिया, उसके लिए भी उसके पास पावर है। और वो पावर कौन देता है? ये वाला ऑर्डर 1968 देता है। यानी कि आपने होपफुली इस फैक्ट को अब तक लिख लिया होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। हां भाई, आप सबसे गुजारिश है कृपया करके इसका आप अपने नोट्स में आंसर लिख लें। बाकी ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सेशन खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इन्हें नोट कर लें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इसी के आधार पर यह कार्य करता है। इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज नेशनल और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंसेस। आपको मालूम होना चाहिए देश में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी और कौन सी पार्टी राज्य की पार्टी होगी, इसका निर्धारण करने की पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास है। उसका आधार क्या है? चुनावों में प्राप्त हुए मतों की संख्या, मतों में कितनी सीट बनी, इनकी संख्या। इसके आधार पर इलेक्शन कमीशन किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहेगा या किसको राज्य पार्टी कहेगा, यह उसके पास आधार है। द रिकॉग्निशन डिटरमाइंस देयर राइट टू सर्टेन प्रिविलेजेस। यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या कोई स्टेट पार्टी है, उन्हें कौन से अधिकार दिए जाएं? क्या उन्हें प्रसारण के लिए केंद्र के जो दूरदर्शन या रेडियो हैं उन पर अधिकार दिए जाएं? उनको सस्ते विज्ञापन दिलवाए जाएं? जो भी अधिकार हैं ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। Every national party and every state party is allotted a symbol exclusively reserved for it। और पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की जो पार्टी होती हैं इनको इलेक्शन सिंबल भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी देती हैं। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 कहता है, अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ ऑर्डर इलेक्शन कमीशन कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स। यदि आप में से कोई यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का मेंस आंसर लिखने जा रहा है और अगर वो इस विषय पर यह तर्क देकर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में भी यह सवाल पूछा जाएगा किस प्रकार से निर्धारण होता है, और आपके आंसर में यह बात लिखी आ जाए
तो आप समझिए कि आपने चाहे ऊपर एक दो तर्क लिखने भूल भी गए हो, वो आपसे बहुत प्रभावित होकर अच्छे नंबर दे देगा। क्या कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसके पैराग्राफ 15 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि यह डिस्प्यूट जो है वो इलेक्शन कमीशन डिस्कस करता है। यह प्रीलिम्स के लिए भी बहुत प्यारा सवाल है, स्टेट पीसीएस के लिए भी और एसएससी के लिए भी। ठीक है, मेरा गला जो है ना वो खराब हो चुका है, जान नहीं लगाई जा रही है, इसलिए आपको शायद वो जोश ना दिख रहा हो, क्योंकि वो बैंड हो चुका है सुबह से बोलते बोलते, थोड़े छाले हो गए गले में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इज ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशू ऑन द डिस्प्यूट और मर्जर अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी। अच्छा, अब ये एक चीज बहुत ही अच्छी है, और वो क्या है, इलेक्शन कमीशन इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशू। यहां तक तो सही है, लेकिन क्या अगर मैं इस फैसले से संतुष्ट ना रहूं तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? आंसर है जी हां। क्या देश में पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? जब इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उस समय पर कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ था, और उस समय पर एक केस रजिस्टर हुआ था। उस केस का नाम था सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह केस आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग केशवानंद भारती केस के बारे में जानते हैं, गोलकनाथ केस के बारे में जानते हैं, ऐसे ही संभव है आपसे सादिक अली वर्सेस ईसीआई का आपसे केस पूछा जाए कि यह किस बात से संबंधित है। आपको आंसर में केवल यही कहना है कि यह राजनीतिक पार्टियों में जो स्प्लिट हुआ उससे संबंधित केस है, क्योंकि 1971 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जब कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ था, और उस दौरान इलेक्शन कमीशन ने जिस आधार पर निर्णय लिया था, आज भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं आधारों पर निर्णय लिया है। ठीक है, सेशन थोड़ा ज्यादा ही कंटेंट की तरफ जा रहा है। फिलहाल मैं लौट के वापस आपको घटनाक्रम पर लेकर आता हूं, मतलब ज्यादा ही कंटेंट रिच कर दिया। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तो नींद आ गई हो कि क्या चल रहा है ये। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा मैं राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ वापस लेकर आता हूं। साथियों, यहां पर घटना है 23 जून की। 2019 में सरकार बनी, सरकार चली 21, 22 पहुंच गई। 22 में 23 जून को यह घटना होती है कि शिंदे ग्रुप दावा करता है कि उसके पास शिवसेना के 35 विधायक हैं। टेक्निकली 57 में से 35, 2/3 के बहुत नजदीक, 38 से 3 कम विधायकों का समर्थन है, और लेटर जारी इस बात पर किया जाता है कि हमारे पास विधायक हैं। ठीक है, 25 जून के दिन डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस दे दिया। अगेन, अब चूंकि 2/3 का ऑफर नहीं लागू हो रहा, 57 में 2/3, 38, अगर वो लागू नहीं हो रहा ठीक है, ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर 16 विधायकों को बागी करार दे देता है और सदस्यता रद्द कर देता है। सदस्यता रद्द कर दी का मतलब एकनाथ शिंदे ग्रुप के हाथ में कुछ नहीं बचा, वो खत्म, कोई बात नहीं। अब जो बागी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब हमारी सदस्यता रद्द कैसे कर दी गई। अभी तक तो हमने कोई पार्टी का भी ऐलान नहीं किया है, और ना ही हमने अपनी तरफ से किसी और पार्टी को समर्थन दिया है। मतलब केवल ये पार्टी के सदस्य ये कह दें कि मैं बागी हूं, भाई मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं है, क्या इस आधार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है स्पीकर के द्वारा? यह सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्कशन का होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस तो बहुत सारे आज तक गए हैं कि एक विधायक दूसरी पार्टी में चला गया, उसकी सदस्यता का क्या हो। हमने एंटी डिफेक्शन लॉ तक बनाया हुआ है, लेकिन अगर एक गुट एक पार्टी में बनकर यह कहे कि मुझे नेतृत्व में विश्वास नहीं है, तो इस आधार पर क्या वाकई में सदस्यता रद्द की जा सकती है? हां, विप के केस में की जा सकती है। अगर विप जारी कर रखा हो कि आप सबको मिलकर के एक, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो गुरुजी आज चल क्या रहा है, ये विप आ रहा है, इलेक्शन कमीशन के नियम आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। चिंता मत करिए, ये सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा मैं आपकी। जो हमारा जर्नल अवेयरनेस का बैच आएगा ना, जो आप लोग पढ़ेंगे, जो मुझे देंगे अपने महीने 6 कीमती, उसके अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि ये कंसेप्ट्स हैं, ये सब क्लियर करूंगा आप लोगों के। ठीक है, मेहनत करेंगे आप और मैं तो अकेला क्या कर सकता हूं, आपके साथ मिलकर के करूंगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं बागी और कहते हैं कि सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारे ऊपर कोई विप नहीं आ रखा था, हमारी सदस्यता रद्द कैसे हो गई? कोई बात नहीं। तब 26 जून आता है, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा, और बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या मतलब है भाई? उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम दूसरी तरफ मिल जाएंगे।
आप इनको राहत दीजिए, यानी कि उनकी सदस्यता पुनः बहाल हो गई। अब क्या होता है, इधर देखिए, राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। राज्यपाल, अगर आपको याद हो और मैं अगर सही हूं तो शायद भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे उस समय, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखना जरूरी नहीं है कौन थे। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, राज्यपाल उद्धव ठाकरे से कहते हैं कि आप सीएम हैं, आपके पास में पूरे नंबर होने चाहिए, 145 विधायक आपके पास होने चाहिए गठबंधन के अंदर, जरा उसका फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट का मतलब कि हमें लगता है कि आपके पास वो नंबर नहीं है जो सरकार चलाने के लिए हो, आप अपना फ्लोर टेस्ट कराइए। इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी की तरफ से थे, उन्होंने मांग करी कि सर टेस्ट, क्योंकि बीजेपी इस पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, 100 से अधिक सीटें थी उनके पास। अच्छा, 29 जून के दिन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्यों रोक लगाने से इनकार कर दिया? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कौन क्या चाहेगा। उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि फ्लोर टेस्ट ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि पहले ही 35 विधायक बोल चुके हैं कि हमारा उद्धव ठाकरे में विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो संभव है कि पार्टी तो गिरेगी। अब विधायकों का विश्वास ही नहीं है लीडर में, तो पार्टी तो गिरना तय है। और वोटिंग जब होगी फ्लोर टेस्ट के अंदर तो वो पाले फिस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया कि नहीं, फ्लोर टेस्ट करवाओ, सरकार चेक करवाओ कि दम है कि नहीं। कोई बात नहीं, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री अब ये बचे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास विधायक नहीं है। चली गई सरकार चली गई तो ये भी राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि राज्य के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। सबसे बड़ा दल कौन था? बीजेपी था। या फिर अगर कोई गठबंधन पहले ही जाकर राज्यपाल से मिल ले कि सर हमारे पास पूरे नंबर हैं, हम सरकार बनाने की दावेदारी करना चाहते हैं। अब क्या होता है, 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कैसे बने? वो एकनाथ शिंदे बीजेपी का समर्थन प्राप्त करके और एनडीए के रूप में शामिल होकर के अपना नंबर शो कर देते हैं कि सर मेरे पास पूरे नंबर हैं, 145 से ऊपर नंबर है, टेस्ट ले लो। और भाजपा देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना देती है। चलो ये काम हो गया। इस बात से पद किसके पास से चला गया? उद्धव ठाकरे जी के पास से। ठीक है, 3 जुलाई की घटना, नए स्पीकर। अब देखना ध्यान से, नया स्पीकर क्यों? क्योंकि जिसकी अब रूलिंग पार्टी है एनडीए, अब वो अपने लोगों को ही स्पीकर बनाएगी। स्पीकर का चुनाव होकर नया स्पीकर बनता है। देखो पुराने स्पीकर ने क्या किया था, डिप्टी स्पीकर ने मतलब जो एकनाथ शिंदे के गुट के जो लोग थे उनकी सदस्यता को रद्द किया था। यहां पर जो अब नया गुट है, यानी कि नई सरकार जो है, उसने नया स्पीकर बनाया, उसने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी, क्योंकि स्प्लिट को मान्यता देने का अधिकार एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार स्पीकर के पास है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसको अगर आप समझ लें तो आप समझिए कि आपका पूरा जो संसद पार्लियामेंट नाम से और विधायिका विधानसभा के नाम से चैप्टर है ना इंडियन पॉलिटी का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नया स्पीकर आता है और वो एकनाथ शिंदे ग्रुप को मान्यता दे देता है कि आप लोग सही हो, क्योंकि स्पीकर के पास ही स्प्लिट को वैलिडेट करने की पावर है। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। गजब तरीके से भाई साहब राजनीति चल रही है महाराष्ट्र की। यानी एक तरह से यह समझ में आ रहा था कि जो चीजें लिखी गई हैं उनको लग रहा है कि बस नियम देख करके ही काम किया जा रहा है, कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं रहे हैं, जो है उसको फॉलो करने का प्रयास चल रहा है। आगे आते हैं साथियों, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसकी मैं आपसे बार बार चर्चा कर, माफी चाह रहा हूं मैं बहुत तेज चिल्ला के नहीं पढ़ा पा रहा हूं, गला एकदम जाम है, लेकिन मैं समझाऊंगा आराम से और काफी अच्छे से समझेंगे इसको, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर फिर क्या होता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए। 1985 में बना था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था, 10वीं अनुसूची से बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। सीधा जैसे RAS मेंस के अंदर पूरा 5 नंबर का सवाल इसके ऊपर पूछा जा चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जिस 2/3 की मैं बात कर रहा हूं वो ये रहा। देखिए 2003 के अंदर इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर ए मर्जर इज 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए पार्टी, यानी 2/3 लोगों का ही मर्जर होना अनिवार्य है। तो ये यहां पर तथ्यात्मक जानकारी आपको मिल गई। ये वो सुर्खी है जो 1 जुलाई 2022 की है, जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। हो गया 1 जुलाई का कारनामा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई निकला, उद्धव ठाकरे जी सीएम नहीं बचे, निश्चित है कि गुस्सा बचा होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आता है 3 अगस्त। क्या हुआ 3 अगस्त?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने तो शिंदे ने सरकार ही बना ली। मतलब ये कहां से आ गया? सुनवाई कब टली थी? अब दोबारा से फिगर्स पे आइए, इधर देखिए, यहां से कोर्ट से राहत मिली थी 26 जून को, राहत मिली थी और आपने इसका कैलकुलेशन निकाल लिया कि हमें परमिशन मिल गई है। हमने तो डिस्कशन में डिले किया था। इसका मतलब 3 तारीख को फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी फुल अपनी वैल्यू में है। 4 अगस्त की घटना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं करेगा। अब चुनाव आयोग का क्या लेना देना था भाई? आयोग का मामला था, क्योंकि एक पार्टी जिसमें 57 सांसद विधायक, सांसद बार बार निकल जा रहा है उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं, 57 विधायक हैं, उनके 2/3 यानी 38 अब किसी एक गुट में जा चुके हैं, तो उस गुट का कोई नया नाम होगा या पुराना नाम मिलेगा, यह निर्णय इलेक्शन कमीशन को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोग अभी निर्णय नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से पहले आश्वस्त होना चाहते हैं। कोई बात नहीं। सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 3 बार टलती है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया। 5 जजेस की बेंच को मामला ट्रांसफर हो गया। अब आप पूछेंगे संविधान पीठ को ट्रांसफर क्यों हुआ? ये इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि अब मामला वास्तविकता में संवैधानिकता का है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अधीन यह मामला अपने आप में एक विचित्र मामला है। 2/3 लोग तो निकले, लेकिन निकल करके वो मूल पार्टी खुद की मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शिवसेना और तीर कमान के साथ नहीं छोड़ रहे, वो मांग कर रहे हैं कि हम निकले नहीं हैं, हमने 1/3 को छोड़ा है, उसे अलग कर दिया, उद्धव ठाकरे को सेपरेट कर दिया। यानी अब तक तो ये नियम सुनते आ रहे थे कि 1 पाई में से 2/3, मान लीजिए कि ये 1/3 और ये 2/3 अलग हो जाए तो उस मर्जर को अलग गलत नहीं मानेंगे। लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि ये 2/3 लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी पार्टी थी शिवसेना, हम इस शिवसेना के असली वारिस हैं, हम छोड़कर जा नहीं रहे, हम तो यही हैं, हम तो इस 1/3 से अलग हुए हैं। बड़ी विचित्र कंडीशन थी। पार्टी छोड़कर कोई जाए, अलग पार्टी बनाए, समझ में आता है। यहां एकनाथ शिंदे गुप्त कह रहा है कि ये तो मेरी पार्टी है शिवसेना, मैं इसके साथ रहूंगा। बोले अब क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट मामला परेशान, बोले संविधान पीठ में भेजो, चर्चा वहां पे बैठ के जज करेंगे। कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप जल्दबाजी मत करना इस मामले में निर्णय लेने की, कि 2/3 को शिवसेना कहें कि 1/3 को शिवसेना कहें, क्योंकि निकल कर ये जा रहे हैं। 1/3 तो वही है, तो जो वही है वो तो शिवसेना वाले हुए ना। आप निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करना। कोई बात नहीं। मामला फिर चढ़ता है। 27 सितंबर आती है। इस बार संविधान पीठ बन चुकी है। डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना पर दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई से रोक हटा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अगर चाहे तो इस मसले पर फैसला ले सकता है। किस मसले पर? कौन किधर होगा, शिवसेना किसकी होगी, तीर कमान किसके होंगे। कब की घटना है? 27 सितंबर की। अक्टूबर आता है। उद्धव और शिंदे गुट के बीच लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो सिंबल है तीर कमान, वो फ्रीज कर दिया। 1 सेकंड होल्ड करो भाई, गला आज लग रहा है हमारा बंद ही होगा, वेट करना 1 सेकंड। एक सेकेंड वेट करना भाई, हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने क्लास में एसी चला लिया है और वो हमारा गला सूख लिया है। सीजन नहीं आया है शायद अभी। कंट्रोल आगे सुने। तो अब यहां पर क्या होता है, 8 अक्टूबर के दिन उद्धव और शिंदे ग्रुप के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस बीच में चुनाव आयोग कहता है कि किसी का भी नहीं है तीर कमान बीच में रहेगा। फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का मतलब दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, दोनों अपने अपनी जगह रहो, हम तो अपनी जगह फिक्स कर दिए। कोई बात नहीं। आज की न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है? अक्टूबर 9 को न्यूज आती है कि इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस शिवसेना 2022 की यह खबर है। अरे कहां गया? हां जी। और आज की खबर यह आती है कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को रियल शिवसेना मान लिया है और उन्हें शिवसेना नाम भी दे दिया है
और उन्हें चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। उम्मीद है अब आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। पूरा मसला कहां से शुरू हुआ, कहां तक आया, अगर यह बात क्लियर हुई हो तो प्लीज एक बार थम्स अप कर देना। भविष्य में जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो इसे 1.5x पर सुन लेना। आज थोड़ा तेज नहीं पढ़ा पा रहा हूं, आप इसको 1.5x पर सुन लेना। आज शिवरात्रि का शायद व्रत आप लोगों ने भी किया हो, मैंने भी किया हुआ है ना, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे फैक्शन एज रियल शिवसेना, ये आज की खबर आती है। खबर आई तो मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, जिसको सिंबल मिलेगा, जिसको शिवसेना मिलेगी, उसके लिए तो ये लोकतंत्र की जीत है। क्यों? जिन्होंने पार्टी बनाई थी उनके पास से ही पार्टी चली गई, ठीक है। तो इधर आप देखिए, शिंदे ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, स्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जो कि शिवसेना के उस वाले धड़े से थे जो 1/3 में रह गए, उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा इस फैसले से पता चलता है कि अगेन जिसके पास से जाएगा, देखिए लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है, चुनाव हारने वाला बोल सकता है कि ईवीएम मशीन खराब है, लेकिन खुद के बारे में यह स्वीकार नहीं करेगा कि वास्तविकता में कमियां कहां आ रही थी। ऐसी स्थिति में अब यहां पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे, ये दोनों ही चीजें अब अलग हो रही थी। यहां से उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने समर्थकों से कहा कि अब वो गली गली जाकर के ये कहेंगे कि उनका तीर कमान का चिन्ह चोर लिया गया है। किसने चोर लिया? एकनाथ शिंदे ने चोरी कर लिया है, ठीक है। अच्छा साहब, ये रहे उद्धव ठाकरे साहब, और अब अपने हाथ में ये मशाल लेकर निकल रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह अब मशाल है। यहां तक की बातें समझ में आ गई। इसके बाद में उद्धव ठाकरे का जो कैंप है, ये आगे क्या कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर चर्चा क्या करेंगे कि सर देख लीजिए क्या हो गया है। सुप्रीम कोर्ट संभव है कि इस विषय पर सुनवाई करे। लेकिन अब बड़ा सवाल बनता है, इलेक्शन कमीशन ने किस आधार पर यह निर्णय कर लिया कि ये शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी? इसके दो आधार थे। नंबर 1, पहला आधार था कि बहुमत किसके साथ है? जवाब मिला एकनाथ शिंदे के साथ है। नंबर दूसरा, क्या उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सब कुछ वैसे ही किया जो एकदम लोकतांत्रिक था? आंसर है नहीं। तो क्या हुआ? असल मायने में शिवसेना का अपना एक संविधान है। हर पार्टी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, पार्टी का भी अपना एक नियमावली होती है। 1999 में शिवसेना की नियमावली बनी थी, लेकिन 2018 में उसमें बदलाव हुए। 2018 में हुए बदलाव के आधार पर उद्धव ठाकरे ने अपने और अपने चाहने वालों को शिवसेना के प्रमुख पदों पर बिठा दिया था, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचना नहीं दी गई थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो भारत के अंदर लागू होता है, उसके तहत जब भी कोई बड़ा परिवर्तन करती है, इलेक्शन कमीशन को जरूर अवगत कराती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला पक्ष था उसे कमजोर इसलिए माना, पहला कारण कि 2/3 से अधिक विधायक इस बार एकनाथ शिंदे के पास थे, और दूसरा कारण उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरह से अपनी ही पार्टी के लोकतंत्र को नहीं बचा पाए। उन्होंने अपनी मर्जी से जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों की सूचना इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। इस बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे ग्रुप का पक्ष लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, उद्धव बोल रहे हैं कि सरकार की दादागिरी चल रही है, संजय राउत बोल रहे हैं देश में तानाशाही चल रही है। उद्धव ठाकरे ने, अब इसका नुकसान और फायदा क्या होगा? हर पार्टी के पास कुछ मूवेबल और कुछ इमूवेबल असेट्स होते हैं, पैसा, उनकी ऑफिसेज, ये सब होते हैं। वर्तमान में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना वाला भाग था, उनके पास 334 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो 334 करोड़ रुपए की संपत्ति अब एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास आ जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मातोश्री, जो कि बाला साहेब ठाकरे का कभी घर हुआ करता था, उसमें बाला साहेब ठाकरे ने अपने घर का जो सबसे निचला हिस्सा है, सबसे लोअर फ्लोर जो है, वो उन्होंने शिवसेना के लिए निकाल रखा था। अब उस घर में जहां उद्धव ठाकरे रहेंगे, उनके ग्राउंड फ्लोर पर जो ऑफिस रहेगा वो शिवसेना का रहेगा, लेकिन वो उद्धव ठाकरे का नहीं होगा। अब वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास चला जाएगा। ये अजब ही लोकतंत्र के अंदर होने वाली गजब विधाएं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है वो सामने है। यानी इस बिल्डिंग के अंदर ये जो प्रमाइसेस है, इसका ग्राउंड फ्लोर उद्धव ठाकरे जी के घर में होने के बावजूद भी, चूंकि बाला साहेब के समय पर इसका एक फ्लोर शिवसेना के लिए दे दिया गया था, तो ये फ्लोर भी अब शिवसेना के पास चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो, जो हो रहा है वो क्लियर हो रहा हो। इस विषय पर जो पुराने सहयोगी रहे, किसके?
उद्धव ठाकरे जी के, उनके क्या बयान हैं। तो शरद पवार जी जो एनसीपी के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई फैसला आ जाता है तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अर्थात ये एक तरह से इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि थे पहले उद्धव ठाकरे के सहयोगी। कहने के लिए इन्हें उद्धव ठाकरे को भड़काने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं लिया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। सादिक अली वाला मामला क्या था ये मैं फिलहाल के लिए आपको लिखित में दे रहा हूं, भविष्य में से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, सेशन बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे जो बातें मैंने आपको बताई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर लाल रंग का एक बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि ये आपका अपना चैनल है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इसी उम्मीद में हूं कि एक परिवार जो हमने कहीं छोड़ा था अपने 58 लाख साथियों का, वो परिवार वापस यहां आकर के जुटे और हम पुरानी उसी स्ट्रेंथ के साथ फिर से आगे बढ़ें। ये सब जिम्मेदारी आपके अपने हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसे सब्सक्राइब कराएं। इसी उम्मीद के साथ हम आपके सेशन में आज के लिए विदा लेते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूरी जानकारी साथ बता जाते हैं। जानकारी ये है कि हमने आज के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है जो हमारे एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन का नाम RNA बाई अंकित अवस्थी है। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करें। इस डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। उस पेड कोर्स में आपको 1 मार्च से शुरू होने वाला बैच मिलेगा। उस बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। वो डिटेल्ड कोर्स होगा जिसको बोर्ड के इसी तरह से बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको PDF यहाँ पर दी जाएंगी, प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी, और तो और आपके डाउट के लिए डाउट सॉल्विंग एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्मेट भी डाला जाएगा जहां अपना आप डाउट डालेंगे, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलकर आ जाएगा। प्रॉपर कॉल सेंटर आपके लिए काम कर रहा है, आप उस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स जो पूरे 6 महीने का है, नियम से तो ये हम 3000 रुपये का रखने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये आपको 1999 में उपलब्ध हो रहा है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम कंसेप्ट्स का अध्ययन करेंगे, थ्योरी आपको उपलब्ध भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रॉपर टेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप अपने आप को इस टेस्ट नॉलेज के साथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। इस कंटेंट की PDF अंकित अवस्थी सर, जो कि हमारा वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, ब्लूटिक लगा हुआ अकाउंट है, GK बाय अंकित अवस्थी सर भी ब्लूटिक अकाउंट है, आप यहां पर इस कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।